जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ठीक है, चलिए समझते हैं कि ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है लोकसभा और राज्यसभा से, और क्या क्या पावर्स होता है लोकसभा और राज्यसभा के पास ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे मनी बिल को, जो धन विधेयक हिंदी में बोलता है, उसको देखेंगे कि वो भी कैसे पास होता है लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, देखिए मनी बिल को ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में डिस्कस किया गया है, 110 में डिस्कस किया है। ठीक है, तो 110 मनी बिल का डेफिनेशन बताता है कि सरकार कोई टैक्स वगैरह लगाएगी तो वो सब मनी बिल होगा, कोई काम करने के लिए खर्चा करेगी, कहीं से पैसा उधार लेगी, ये सारी चीज़ जितना होगा सरकार अपना खर्चा डेली का, मतलब कोई प्रोजेक्ट के लिए, मतलब किसी तरीके सरकार चलाती कैसे है, पैसे से ही तो घर चलता है, तो उस पैसे को यूज़ करने के लिए जो भी तरीका होगा उसको मनी बिल के थ्रू ही सरकार क्या करती है, निकालती है, फंड बनाती है और फिर खर्चा करती है और देश के डेवलपमेंट में उसको लगाती है। ठीक है, तो मनी बिल के जो डिफिनेशन है आर्टिकल 110, उसमें आर्टिकल 110 में मनी बिल का डिफिनेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और एक है ऑर्डिनरी बिल, ये सिंपल बिल। ऑर्डिनरी बिल मतलब जो समान मेजोरिटी से पास हो जाए, सिंपल सा मेजोरिटी से जितना मेंबर्स है उतना सपोर्ट कर दे, हो गया, है ना, सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, बस पास। कोई भी लॉ कानून बनाना है, बन गया कोई भी चीज़। ठीक है, जैसे किसी स्टेट्स के नाम भी चेंज करना है, बस यूँ ही सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो गया। किसी देश के किसी स्टेट्स का टेरिटरी को बढ़ाना है, कम करना है, छोट करना है, काटना है, सिंपल मेजोरिटी से आराम से हो गया। ठीक है, चलिए तो समझते हैं कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल कैसे कैसे फंक्शन करता है हमारे राज्यसभा और लोकसभा में। ठीक है, तो देखिए ऑर्डिनरी बिल को क्या होता है, इसके बीच के डिफरेंस भी हम लोग समझते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल को ना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भी। ठीक है, कि लोकसभा भी पहले पेश कर सकता है, लोकसभा के मेंबर्स भी, और राज्यसभा के मेंबर्स के भी पास उतना ही अधिकार है कि वो भी आराम से राज्यसभा में पेश करे और पास करे। मान लीजिए कि पहले राज्यसभा पेश किया तो फिर राज्यसभा पास करके लोकसभा के पास भेजेगी, और फिर मान लीजिए कि लोकसभा पहले पास किया तो लोकसभा पास करके फिर राज्यसभा के पास भेजेगी, राज्यसभा फिर पास कर देगा तो फिर प्रेसिडेंट्स का एसेंट मिल जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस पास कर दिया, बस लोकसभा प्रेसिडेंट साहब हमारे एसेंट दे दिए, कानून बन गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मनी बिल है तो मनी बिल का प्रोविजंस होता है कि सिर्फ मनी बिल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, मतलब इंट्रोड्यूस आप सिर्फ मनी बिल लोकसभा में ही होता है। ठीक है, मतलब और एक तो मिनिस्टर्स ही करता है मनी बिल को इंट्रोड्यूस, कि मिनिस्टर्स ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार के पास मेजोरिटी लोकसभा में ही होती है और सरकार चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो सरकार चलाने के लिए पैसे चाहिए तो उससे पहले मनी बिल को पास करवाना पड़ेगा हाउस से, और मनी बिल को पास करवाने के लिए लोकसभा से पास होना ज़रूरी है ना। मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा के पास बहुत कम पावर होता है। ठीक है, लिखे हुए आगे पॉइंट्स आपको समझाते हैं। एक तो यह होगा कि लोकसभा एक डिफरेंस है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और जो ऑर्डिनरी बिल है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, आइदर मतलब दोनों। यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस आइदर बाय ए मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर भी, यहाँ पे प्राइवेट मेंबर लिखा है। ठीक है, एम के मतलब मेंबर। तो ऑर्डिनरी बिल को ना प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है राज्यसभा या लोकसभा में, और जो मिनिस्टर है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है ऑर्डिनरी बिल को। ठीक है, लेकिन मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा। अगर प्राइवेट मेंबर ना पता हो, तो प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स ना हो, जो सरकार के पार्ट ना हो, यानी सरकार का मेंबर ना हो, उसको प्राइवेट मेंबर बोला जाता है। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति हाउस का मेंबर नहीं है वो कोई दूसरा पर्सन आएगा, वो वाली बात नहीं है। प्राइवेट मेंबर का मतलब है कि जो मिनिस्टर्स नहीं हैं, सरकार के मिनिस्टर्स नहीं हैं, उसको प्राइवेट मेंबर बोलता है। ठीक है, वो हमारे एमएलए और एमपीज ही होते हैं। ठीक है, एमपीज ही होते हैं, लेकिन
वो क्या होते हैं, मिनिस्टर्स नहीं होते, उसको प्राइवेट मेंबर बोला जाता है। ठीक, तो ऑर्डिनरी बिल को प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि मनी बिल किसको चाहिए, पैसा किसको चाहिए, मिनिस्टर्स को चाहिए अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसलिए मिनिस्टर्स ही इंट्रोड्यूस करेगा सिर्फ लोकसभा में। ठीक है, दो डिफरेंस हुआ। तीसरा देखिए कि इंट्रोड्यूस विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, विदाउट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब हुआ कि ऑर्डिनरी बिल को बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ना, पेश किया जा सकता है, मतलब बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के। इसका मतलब हुआ कि जब मनी बिल को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है ना लोकसभा में, पास में ना बारात आया हुआ है, समझे, तो ये फटक्का बड़ा उड़ा रहा है, बम गोले छोड़ रहा है, तो इस वजह से मैं भी डिस्टर्ब हो रहा होगा थोड़ा, उसके लिए मेरे को क्षमा कीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए कि ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट साहब का रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, आराम से कोई मेंबर्स बिना किसी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के आराम से लोकसभा या राज्यसभा में आराम से पास कर दें। ठीक है, लेकिन मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट साहब का रिकमेंडेशन चाहिए पहले। ठीक है, तो ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर का मतलब रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो मनी बिल को जब भी लोकसभा में हमारे मेंबर्स जो मिनिस्टर्स होता है जब इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको सिर्फ प्रेसिडेंट साहब जब तक रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक वो इंट्रोड्यूस लोकसभा में नहीं कर सकता, यानी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट साहब के। ठीक है, पहले माने उनका सहमति चाहिए। उसके बाद अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा अमेंडमेंट कर सकता है ऑर्डिनरी बिल में और रिजेक्ट भी कर सकता है, पास भी नहीं कर सकता है। मतलब क्या है कि जब भी मान लीजिए कि लोकसभा में कोई बिल, ऑर्डिनरी बिल ओरिजिनेट हुआ, लोकसभा पास किया कोई ऑर्डिनरी बिल और राज्यसभा को भेजा, और राज्यसभा को लगा कि इसका जो कुछ प्रोविजंस है वो ठीक नहीं है, अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो सही रहेगा, तो राज्यसभा आराम से उस प्रोविजंस को हटा सकता है। ठीक है, और तो अमेंड कर दिया, कुछ प्रोविजंस को हटा दिया तो अमेंड कर दिया। और अगर राज्यसभा को लगे कि बिल ही खतरनाक है, बिल सही नहीं है, मतलब ढंग का बिल नहीं है, काम का बिल नहीं है, तो राज्यसभा रिजेक्ट कर देगा, यानी पास करने से मना कर देगा कि भैया मैं तो पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो रिजेक्ट हो जाएगी, बिल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद लेकिन अगर मनी बिल है और मनी बिल अगर राज्यसभा के पास भेजा गया है लोकसभा को, मतलब लोकसभा मनी बिल को पास करके लोकसभा से और राज्यसभा को भेजा है। ठीक है, तो राज्यसभा के पास ये अधिकार नहीं है कि उसमें अमेंडमेंट कर दे, कुछ छेड़छाड़ कर दे, कुछ प्रोविजंस को इधर उधर कर दे या हटा दे या रिजेक्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मनी बिल में जो मैक्सिमम पावर्स होता है वो लोकसभा के पास ही होता है, तो राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होता है मनी बिल में। ठीक है, तो अगर लोकसभा चाहे क्या, अगर लोकसभा मनी बिल को पास किया और राज्यसभा के पास भेजा और राज्यसभा उसको सोचा कि अमेंड कर दे या रिजेक्ट कर दे, ना पास करे, तो क्या होता है कि 14 दिन तक समय होता है। 14 दिन राज्यसभा अगर रखना चाहे तो रोक सकता है, अगर कुछ अमेंडमेंट करना चाहे, लोकसभा को लगे कि ठीक है चलो मान लेते हैं, तो लोकसभा मान लिया तो मान लिया, नहीं तो 14 दिन के अंदर अगर पास किया राज्यसभा तो ठीक है, नहीं पास किया तो लोकसभा मान लेता है कि दोनों हाउस से पास हुआ है। ठीक है, मनी बिल को पास करने का सबसे ज़्यादा पावर हमारे लोकसभा के पास होता है। ठीक है, यानी मनी बिल के होना भी चाहिए। अब मान लीजिए कि सरकार कोई पैसा वैसा से रिलेटेड खर्चा वर्चा करने के लिए अब कोई मनी बिल पास किया, अब राज्यसभा के पास भेजा, अब राज्यसभा पास ही नहीं कर रहा है, अब राज्यसभा पास नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा, फिर सरकार चलेगी कैसे,
है ना। आगे का काम होगा कैसे, बिन पैसे का कैसे, बहुड़िया कैसे नाचेगी, बिना पैसे का कोई काम होता है, तो बिना पैसे की कोई काम ही नहीं हो सकता। इसलिए लोकसभा के पास मनी बिल को पास करने के लिए मैक्सिमम पावर है राज्यसभा से, ठीक है। चलिए, स्पेशल पावर उसे बोला जाता है। तो अमेंडमेंट और रिजेक्टेड बाई, बता दें कि ऑर्डिनरी बिल में आराम से राज्यसभा मना कर सकता है या अमेंड कर सकता है, लेकिन मनी बिल में राज्यसभा के पास ऐसा अमेंडमेंट और रिजेक्ट करने का कोई प्रावधान नहीं। 14 दिन के अंदर उसको क्या करना, पास करना ही पड़ेगा। आगे लिखे भी है कि राज्यसभा के पास मैक्सिमम 14 दिन है, 14 दिन के अंदर मनी बिल को पास करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो राज्यसभा मान लेगा कि दोनों हाउस से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट साहब के पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट असेंट कर देंगे, फिर काम बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल को मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ तक आराम से डिटेन करके रख सकता है। यहाँ पे 6 मंथ लिखा है, तो राज्यसभा बहुत ज़्यादा तो 6 मंथ तक डिटेन करके रख सकता है। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है कि लोकसभा पास करके भेजा राज्यसभा के पास, और राज्यसभा अगर मान लीजिए कि 6 महीने तक कुछ पास ही नहीं कर रहा, ना हाँ हूँ कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब ना आगे पीछे कोई डिसीजन ले रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि अगर लगे कि मनी जो लोकसभा बिल ऑर्डिनरी बिल पास किया है वो इम्पोर्टेंट है, वो देश हित में है, तो फिर से क्या करता है, या तो डेडलॉक क्रिएट हो गया, मान लीजिए कि राज्यसभा पास ही नहीं कर रहा है, 6 महीना भी हो गया, तो फिर से क्या करेगा, आराम से उस बिल को लोकसभा से पास करेगा, फिर राज्यसभा के पास भेजेगा, और लगेगा कि दोनों के बीच में सहमति नहीं बना है, तो इसके लिए क्या करेगा, ज्वाइंट सीटिंग प्रेसिडेंट साहब हमारे बुला लेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है। तो अब मान लीजिए कि डेडलॉक क्रिएट हो गया, राज्यसभा पास ही नहीं कर रहा है, लोकसभा पास करके भेज रहा है, राज्यसभा पास ही नहीं कर रहा है, कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा है, तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट साहब के पास होता है ज्वाइंट सीटिंग बुलाने के लिए। ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सीटिंग होता है, ठीक है। तो ज्वाइंट सीटिंग आराम से बुलाएगा, लोकसभा के पास मेजोरिटी है ही है, आराम से लोकसभा ही जीत जाता है, मतलब लोकसभा जो चाहती है वो कर लेती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय तक आप राज्यसभा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक मनी ऑर्डिनरी बिल को नहीं डिटेन कर सकता है, 6 महीना मैक्सिमम 6 मंथ तक, ठीक है। और जो मनी बिल है उसको 14 दिन तक। चलिए, उसके बाद है क्या है कि यहाँ जो देखिए मनी बिल में क्या होता है कि जब भी राज्यसभा के पास भेजता है ना हमारे प्रेसिडेंट, राज्यसभा को भेजता है हमारे स्पीकर साहब को, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा के, ठीक है। तो जब भी लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर साहब राज्यसभा को भेजता है मनी बिल या प्रेसिडेंट को भेजता है, तो उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी भेजता है कि भैया ये मनी बिल है, इसको जल्दी आप पास कीजिए, है ना। इसके मतलब उसके साथ साथ एक उसको अप्रूव करने के लिए कि भैया ये मनी बिल है, इसको थोड़ा जल्दी काम आगे बढ़ाइए, तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट भेजा जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जब भी स्पीकर साहब भेजते हैं मनी बिल को रोज राज्यसभा के पास और स्पीकर प्रेसिडेंट साहब के पास, तो एक सर्टिफिकेट भी साथ भेजते हैं कि भैया ये मनी बिल है, आप इसको थोड़ा जल्दी से काम कीजिए इस पर। लेकिन ऑर्डिनरी बिल में क्या कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डिनरी बिल है तो आराम से लोकसभा पास करके भेजा राज्यसभा के पास, राज्यसभा को मन हो तो पास कर दे, नहीं ऑर्डिनरी बिल है तो 6 महीने तक आराम से रोक के रख सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए 6 महीने रोक लिया और लोकसभा को लग रहा है कि पास करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट लॉ है, तो क्या करेगा, उस डेड लॉ को तोड़ने के लिए ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है। ज्वाइंट सीटिंग आराम से हमारे प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे कि चलो भैया ज्वाइंट सीटिंग कर लो। अब ज्वाइंट सीटिंग में दोनों हाउस के मेंबर्स एक साथ बैठेंगे और फिर वोटिंग होगा, जिधर को वोट पड़ गया उधर पास हो गया, है ना। हम लोकसभा के पास 543 मेंबर है और राज्यसभा के पास 245 मेंबर है, कौन जीतेगा, ऑटोमेटिक लोकसभा ही जीतता है। तो लोकसभा के पास ज़्यादा बहुमत है, वो जीत लेता है आराम से, मतलब जो भी कानून चाहता है पास करवाना, ऑर्डिनरी बिल हो, मनी बिल हो, मनी बिल में तो खैर स्पेशल पावर है ही, तो आराम से पास हो जाता है, ठीक है। चलिए,
यहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, यहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए दूसरा कि अगर लोकसभा में ऑर्डिनरी बिल डिफीट हो जाता है, अगर लोकसभा में ऑर्डिनरी बिल पास नहीं हो पाता है, डिफीट मतलब कि पास नहीं हो पाता है, तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये देखिए, सरकार चलती है सपोर्ट से, मेजॉरिटी सपोर्ट से, मेंबर्स जितने भी हमारे इम्पीच होते हैं उसके सपोर्ट से सरकार बनती है। अब मान लीजिए कि कोई ऑर्डिनरी बिल हो या मनी बिल भी हो, दोनों बिल में क्या होगा कि गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर वो पास नहीं हुआ तो, ठीक है। तो उस समय जब पास नहीं होता है ना, तो लगता है कि हाउस में लगता है कि गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक ऑर्डिनरी बिल भी पास करवा पाए। तो उस स्थिति में सरकार को रिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे नो कॉन्फिडेंस बिल होता है, नो कॉन्फिडेंस बिल पास हो गया तो उस समय सरकार को रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर ऑर्डिनरी बिल हो या मनी बिल हो, है ना, तो यहाँ पे लिखा है डिफेटेड इन द लोकसभा रिजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट, है ना, इट लीड्स टू रिजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार को रिज़ाइन करना पड़ेगा। जब भी लोकसभा में अगर मनी बिल डिफीट हो जाता है या ऑर्डिनरी बिल डिफीट हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि सरकार के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है। जब तक सब मेंबर सब सपोर्ट नहीं करता है तब तक सरकार नहीं बनता है, ठीक है। चलिए, आई होप इतना आप समझते होइएगा कि सरकार कैसे बनता है, क्या मेजॉरिटी होता है ना, ये सब आई थिंक आप समझते होइएगा। दूसरा कि मैं समझा दिया आपको कि यहाँ पे जैसे हम आपको बता दिए कि प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का नहीं लगता है। जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसमें कोई प्रायर रिकमेंडेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स आराम से ला सकता है और पास कर सकता है दोनों हाउस से भी। लेकिन तो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अप्रूवल भी दे सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं बाई प्रेसिडेंट, पी मतलब प्रेसिडेंट लिखा है। तो देखिए, रिजेक्टेड मतलब कि अगर लोकसभा राज्यसभा से कोई ऑर्डिनरी बिल पास होकर प्रेसिडेंट साहब को भेजता है तो प्रेसिडेंट साहब माना भी कर दे कि मैं एसेंट नहीं दूंगा। दूसरा अप्रूव मतलब दे दे, अप्रूवल दे दे उसको, अब सहमति दे दे, ठीक है। और तो तीसरा कि रिटर्न भी कर दे, वापस कर दे कि भैया मैं तो सहमति नहीं दे रहा हूँ, ले जाओ फिर से पास करके ले आओ, है ना, या कुछ प्रोविजंस सही ना नहीं लग रहा है, देश हित में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल टाइप कुछ लॉ बना रहे हो तुम लोग, तो उस स्थिति में लगेगा प्रेसिडेंट साहब को, तो प्रेसिडेंट साहब रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मनी बिल में क्या होता है कि यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिजेक्ट मतलब माना कर देना, अप्रूव कर देना मतलब सहमति दे देना, और रिटर्न मतलब वापस भेज देना। तो मनी बिल को हमारे प्रेसिडेंट साहब रिटर्न नहीं कर सकता। रिटर्न क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मनी बिल जब भी लोकसभा में पेश होता है तो प्रेसिडेंट से पहले पूछ कर लोकसभा में पेश होता है, यानी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब को तो पहले मालूम है कि भैया मनी बिल हमारी सरकार लाने जा रही है, लोकसभा से पास कराएगी, तो रिटर्न करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जनरली क्या होता है कि प्रेसिडेंट साहब उसको अप्रूव कर देता है, यानी सहमति दे देता है, फिर कानून वो पास हो जाता है, फिर सरकार जो अपना खर्चा वर्चा करना चाहती है, जो भी काम करना चाहती है आराम से करती है, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट है, मनी बिल क्या है, कुछ नहीं है, और ऑर्डिनरी बिल क्या है, कुछ नहीं। ऑर्डिनरी बिल यानी सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाने वाले, और जो मनी बिल है बस आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में डिफिनेशन दिया गया है। और फिर मनी बिल क्या होगा ये हमारे स्पीकर से हम डिसाइड करते हैं। स्पीकर के पास अल्टीमेट पावर होता है डिसीजन लेने का कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। तो स्पीकर के पास मनी बिल को डिसाइड करने का ज़्यादा पावर्स होता है, ठीक है। जो जिस भी बिल को बोल देगा स्पीकर कि मनी बिल है तो मनी बिल है माना जाएगा, ठीक है।
तो स्पीकर वाले टॉपिक में हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल हम आपको समझा दिए। अगर आप चाहें तो एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ आपको। क्या है कि मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल आप सिर्फ लोकसभा के पास ही लोकसभा ही इंट्रोड्यूस करती है, और जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। मनी बिल को मैक्सिमम पीरियड तक राज्यसभा 14 दिन तक घेर सकता है, और जो ऑर्डिनरी बिल है उसको 6 महीने तक रख सकता है, ठीक है। मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेगा लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल होता है मनी बिल को लोकसभा राज्यसभा में नहीं, जो मिनिस्टर होता है सिर्फ लोकसभा में ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल है या मिनिस्टर है वो आराम से ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा या लोकसभा दोनों में इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। सिंपल है। और क्या है, वो मनी बिल में सर्टिफिकेट चाहिए, जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकता है। जॉइंट सीटिंग क्यों नहीं हो सकता है मनी बिल में? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा हमारे राज्यसभा के पास कितना पावर है, 14 दिन। 14 दिन में क्या ही कर लोगे, बहुत ज़्यादा रोक सकते हो तो 14 दिन रोक लो, 14 दिन के बाद तो तुमको पास करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो हम मान लेंगे कि पास कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेट पावर लोकसभा के पास होता है मनी बिल में, तो राज्यसभा के पास कोई खास पावर होता नहीं, इसलिए यहाँ पे जॉइंट सीटिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि 6 महीने तक रोका जा सकता है, इसलिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि आराम से आप जॉइंट सीटिंग बुलाइए और जॉइंट सीटिंग में उस डेडलॉक को, उस पे जो असहमति है उसको सहमति के थ्रू अपना काम को आगे बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल क्या था, प्रेसिडेंशियल का प्री रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेशन, बिना रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट के आराम से इंट्रोड्यूस होता है ऑर्डिनरी बिल, और जो मनी बिल है उसको पहले प्रेसिडेंट साहब से रिकमेंडेशन लेना पड़ता है ना, उसके बाद और मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बस सिंपल है, बहुत आसान है। बस हम आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताएं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने में काम आएगा, ठीक है। बहुत ही क्रिस्प मैनर, छोटे छोटे वर्ड्स में लिखकर मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ट्राई किया हूँ, ठीक है। तो अब तक आप इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।